नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जो है वो तुगलक वंश। और तुगलक वंश में आज यहाँ पर बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बात की थी, हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर ली थी। तुगलक वंश का फर्स्ट शासक हमने देख लिया था। इसके बाद में सेकंड शासक की बात करते हैं आज। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो है वो शासन कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। और अगर बात करें कब से कब तक, अगर शासनकाल के बारे में बात करते हैं, शासनकाल, तो शासनकाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1325 से 51 ईस्वी तक हमें जो है वो शासनकाल देखने को मिलता है। शासनकाल के बारे में अगर बात करूं, इनका नाम हमें देखने को मिलता है क्या? इनका वास्तविक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या? वास्तविक नाम जूना खां। देखिए, दो नाम देखने को मिलता है, जूना खां भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें एक देखने को मिलता है जोना खां, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो आगे हमें और क्या देखने को मिलती है? उपाधि। उपाधि के बारे में बात करते हैं। उपाधि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है उलुग खां। उलुग खां की जो है वो उपाधि हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कार्य क्या क्या किया गया है, और काफ़ी सारे कार्य यहाँ पर जो है वो किए गए हैं, काफ़ी अभियान भी किए गए। और नसीब से यहाँ पर क्या होता है कि अभियान भी काफ़ी अच्छे करते हैं, कार्य भी बहुत अच्छे करते हैं, बट इनका दुर्भाग्य ये रहता है कि सभी जो है वो अभियान, सभी कार्य जो भी किया जाता है इनके द्वारा वो असफल हो जाता है। इनके कार्य में जो है वो असफल हो जाते हैं ये। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर उपाधि के बाद में अगर बात करें, देखिए इन्होंने जो है वो जिस तरीके से मुस्लिम, देखिए ये क्या था, ये जो है वो जिस तरीके से मुस्लिम यहाँ पर मुस्लिमों को यहाँ पर जो है वो हक दिया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर हिंदू यहाँ पर जनता पर भी जो है वो अपना प्यार यहाँ पर न्यौछावर कर रहे थे। ये ऐसे शासक थे जो यहाँ पर हिंदू जनता, हिंदू प्रजा पर भी जो है वो अपना जो है वो सहयोग समान रख रहे थे। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को अलग यहाँ पर जो है वो विशेष दर्जा दिया जाता है, विशेष छूट दी जाती थी, हिंदुओं को जो है वो कड़ा पाबंद किया जाता था, ऐसा नहीं था। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, एक तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इनके समय काल में अगर बात करते हैं, इनको देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर इतिहास में अगर बात करते हैं तो इतिहास में पागल बादशाह भी कहा जाता है। देखिए क्या, पागल बादशाह भी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे अभियान किए, काफ़ी सारे कार्य किए, जो जो इसने कार्य किए वो सभी असफल हो गए। कार्य बहुत अच्छे थे, बट यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता था कि इनके सभी योजनाएं असफल हो जाती थी। और इनके शासनकाल में जो है वो ये योजना जो है वो काफ़ी सारी बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो इनके शासनकाल के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, यहाँ पर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो है वो इतिहास में, देखिए इतिहास में इनको क्या कहा जाता है, बात करें बुद्धिमान मूर्ख शासक। क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मूर्ख शासक। ये हमें जो है वो इतिहास में इनके देखने को मिलता है। बुद्धिमान मूर्ख शासन क्यों? क्योंकि योजनाएं बनाते थे, लेकिन जो है वो दुर्भाग्यवश इनकी योजनाएं असफल हो जाती थी बार बार। तो इस वजह से बुद्धिमान थे बट मूर्ख शासक थे। इसके अलावा बात करें और हमें क्या देखने को मिलता है, तो इनका यहाँ पर देखने को मिलता है दुर्भाग्यवश मूर्ख शासक, पागल शासक। पागल शासक भी जो है वो कहा जाता था, कहा गया।
तो ये हमें जो है वो इतिहास में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो साम्राज्य में जो है वो अगर बात करें सबसे अधिक यहाँ पर साम्राज्य विस्तार किस जो है वो हुआ था, साम्राज्य जो विस्तार अगर देखने को मिले तो इनके जो है वो कितने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है। अगर बात करें कि जो है वो प्रांत कितने देखने को मिलते हैं, तो प्रांत हमें यहाँ पर जो है वो 23 प्रांत हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने, इनके शासनकाल में 23 प्रांत देखने को मिलते हैं। कितने, 23 प्रांत। एक बात यहाँ पर और आती है कि इन्होंने जो है वो राज्याभिषेक जो है वो कहाँ पर किया था, क्या, राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक की बात करें तो इन्होंने जो है वो बलबन का लाल महल में, बलबन के लाल महल में जो है वो इन्होंने राज्याभिषेक किया। आगे बात करते हैं, इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने जो है वो सरकारी पदों पर किसको, सरकारी पदों पर जो है वो हिंदू जनता को भी यहाँ पर जो है वो सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। और इसी वजह से जो है वो यहाँ पर बर्नी ने कहा था, इनको क्या कहा गया था, छिछोरा और रसोइया कहा था। किसने, बर्नी ने। तो बर्नी ने यहाँ पर जो है वो हिंदू जनता को जो है वो हिंदू यहाँ पर सैनिकों सेना में भर्ती किया जाने लगा हिंदुओं को, इस वजह से इनको ये शब्द देखने को मिले। चलिए आगे बात करते हैं, इन सभी को जो है वो नोट डाउन कर लीजिए आप। बात करते हैं इन्होंने जो है वो काफ़ी कार्य किए। अगर बात करें सबसे आगे यहाँ पर, तो इन्होंने जो है वो हिंदू त्योहार जैसे बात किया होली, दिवाली, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इन त्योहारों को जो है वो ये सभी को जो है वो आनंद से मनाता था। होली, दिवाली त्योहार को आनंद से मनाता था। होली, दिवाली, दशहरा, इनको। बात करें आगे तो इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। क्या थे, इनके गुरु, तो इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, जो क्या थे, अमीर खुसरो के भी गुरु थे। बात किया था हमने पहले, निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर जो है वो क्या थे, इनके गुरु थे। इसके बारे में बात करें तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इसी वजह से इन्होंने एक कार्य किया था, क्या किया था, सती प्रथा को समाप्त या रोकने का प्रयास। तो इनके द्वारा जो है वो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। बट सती प्रथा का रोकने का प्रयास किया गया था और ये ऐसा शासक था, प्रथम शासक था। ये क्या था, सल्तनत काल का प्रथम शासक। तो इस वजह से ये सल्तनत काल का जो है वो प्रथम शासक कहलाया, जो सती प्रथा को समाप्त करने का जो है वो प्रयास किया। और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो ये अकबर का पूर्वगामी कहलाया, क्योंकि सती प्रथा जो है वो बाद में अकबर ने जो है वो उसके बारे में यहाँ पर जो है रोका था। तो ये अकबर का पूर्वगामी कहलाया, इसी वजह से क्या कहलाया, अकबर का पूर्वगामी कहलाया। आगे बात करते हैं तो इनके शासनकाल में जो है वो अफ्रीका, मोरक्को से क्या आता है, इब्न बतूता।
कौन आता है? इब्न बतूता, एक यात्री आता है, उसका नाम होता है इब्न बतूता, और वो आता है कहाँ पर आता है? तो यहाँ पर तुगलक वंश, तुगलक साम्राज्य में आता है। और उसके बाद में उनका एक ग्रंथ देखने को मिलता है सफ़रनामा या फिर रेहला, उसमें जो है वो इनके बारे में यहाँ पर जानकारी देता है। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर मोरक्को, क्या बोल सकते हो यहाँ पर? अफ्रीका से यात्री इब्न बतूता भारत आता है। कौन आता है? इब्न बतूता भारत आता है। बात करें तो इनका ग्रंथ है, ग्रंथ देखिए, इब्न बतूता भारत आता है तो इन्होंने जो है वो भव्य यहाँ पर जो है वो स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद में इनको जो है वो एक पद होता है काजी का पद, उस पर जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है वो इनका भव्य स्वागत किया जाता है, और उसके बाद में इनको काजी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। और आगे बात करें तो इनको जो है वो राजदूत के रूप में यहाँ पर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पर जो है वो चीन में भेजा जाता है। राजदूत किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बना के इसको चीन में भेजा जाता है। तो किसको? इब्न बतूता को। बात करते हैं इनका ग्रंथ, ग्रंथ देखने को मिलता है सफ़रनामा, सफ़रनामा या फिर आपको देखने को मिलेगा रेहला, रेहला, रिहला, ये इनका एक जगह यहाँ पर रिहला भी देखने को मिलता है कई जगह, तो ये इनका जो है वो ग्रंथ देखने को मिलेगा। बात करते हैं इनको जो है वो किसके बारे में? देखिए इनका नाम लिख रहा हूँ, MB मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो इनको काजी का पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, दिल्ली के काजी पद पर। तो दिल्ली के काजी पद पर जो है वो इनको नियुक्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काजी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो है वो इनके द्वारा जो है वो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत के रूप में चीन भेजा जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है इब्न बतूता के बारे में। तो हमने इब्न बतूता के बारे में, इनके बारे में जानकारी दे दी है। आगे बात करते हैं इनके द्वारा जो है वो काफ़ी यहाँ पर असफल यहाँ पर अभियान किए गए, असफल कार्य किए गए, काफ़ी कार्य किए गए बट असफल रहे, और इसी वजह से इनको जो है वो क्या किया गया, यहाँ पर जो है वो पागल बादशाह कहा गया। तो चलिए बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बात करें तो इनके द्वारा प्रथम शासक है, प्रथम मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने हिंदुओं व मुस्लिमों को सरकारी
पदों पर नियुक्त किया। ये कैसे शासक था? प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने, यहाँ पर बात करता हूँ किसकी बात कर रहे हो, भारतीय हिंदुओं व मुस्लिमों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था। इसी वजह से जो है वो किसने, बर्नी ने इसी वजह से बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को छिछोरा व रसोइया कहा। तो क्या देखने को मिलता है? छिछोरा व रसोइया किसने कहा था? बर्नी ने क्यों कहा था? क्योंकि भारतीय हिंदुओं व मुस्लिमों को क्या कर रहे थे? सरकारी पदों पर नियुक्त कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात हो गई है। अब बात करते हैं इनके विभिन्न असफल यहाँ पर जो है वो योजनाएं, क्या इनके द्वारा विभिन्न असफल योजना, बात करते हैं सभी। शुरू से बताता हूँ, बात क्या आ रही है? असफल योजनाएं, असफल योजना। फर्स्ट अगर बात करते हैं हम तो कर वृद्धि हमारी देखने को मिलती है। कर वृद्धि, क्या? कर वृद्धि। तो कर वृद्धि अगर बात करते हैं तो कर वृद्धि कब देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है 1325 में। कब? 1325 ईस्वी में। कहाँ पर देखने को मिलती है? अगर बात करें, देखिए मैं इंडिया का नक्शा बना रहा हूँ, देखिए जैसा भी बनता है आप मैनेज कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से, देखिए सही नहीं बना, आप ये मान के चलिए कि जो है वो ये इंडिया है, इसके दक्षिणी भाग में जो है वो क्या है? दक्षिणी भारत। यहाँ पर जो है वो एक देखने को मिलता है प्रांत, दोआब प्रांत। ये क्या था? उपजाऊ था, काफ़ी उपजाऊ था, और इसी में जो है वो इन्होंने जो है वो कर वृद्धि की, क्योंकि ये शासक था, हर बात पे यहाँ पर जनता को जो है वो धन लुटाई जा रहा था। इनके पिता की बात करूँ यहाँ पर, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो काफ़ी सारा धन यहाँ पर जो है वो छोड़ के गए थे, बट उस धन को सभी को खाली कर दिया। आगे चलते हैं मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ लगाया। तो दोआब प्रांत में, कहाँ पर बात करें कर वृद्धि जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? दोआब प्रांत। तो दोआब प्रांत में यहाँ पर जो है वो कर वृद्धि करते हैं, और उसी समय अगर बात करते हैं, इन्होंने सोचा था कि दोआब प्रांत जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी पैदावार होती है, ज़मीन उपजाऊ है, तो वहाँ पर कर वृद्धि करते हैं। और वहाँ पर बात करें कितनी कर वृद्धि थी, बात करें पहले कर जो है वो कितना लिया जाता था? 1/10 से 1/20 यहाँ पर जो है वो कर यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित किया गया था। बट जो है वो इन्होंने जो है वो इनका साम्राज्य में धन यहाँ पर कमी होने के कारण इन्होंने जो है वो 1/2 यहाँ पर कर दिया। कितना कर दिया? 1/2। कहाँ पर? दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में कितना किया? 1/2 कर दिया। और 1/2 जिस समय किया, उस समय ही क्या हुआ कि यहाँ पर प्लेग नामक बीमारी, प्लेग, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? अकाल। तो उसी समय प्लेग और अकाल यहाँ पर पड़ा, और इनका जो योजना बनाई थी इन्होंने कि यहाँ पर जो है वो 1/2 यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा उपजाऊ का, बट यह भी इनकी क्या हुई? असफल हो गई। असफल होने का कारण यहाँ पर बात करें तो प्लेग और अकाल यहाँ पर देखने को मिलता है। अकाल पड़ा, जिस समय लगाया, जिस साल लगाया, उसी साल को अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने से वहाँ पर जो यहाँ पर हो रही थी, क्या जो पैदा वहाँ पर हो रही थी, वो भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। इसी के कारण यहाँ पर चलते यहाँ पर प्लेग और यहाँ पर अकाल पड़ने के बाद में इनके द्वारा एक जो है वो सहायता देने के लिए एक विभाग की स्थापना करते हैं। क्या?
किसानों को सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना करते हैं। क्या? किसान को सहायता हेतु दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, या फिर हमें एक देखने को मिलता है अमीर ए कोही। क्या देखने को मिलता है? दीवान ए कोही या फिर अमीर ए कोही विभाग की स्थापना। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब ये स्थापना क्यों करते हैं? किसानों को सहायता के लिए। इनके द्वारा सहायता भी की गई। क्या की गई? क्या? सहायता। इनके द्वारा एक तकावी ऋण देखने को मिलता था। क्या? तकावी ऋण। क्या देखने को मिलता है? तकावी ऋण को समाप्त किया। तकावी ऋण को क्या है? समाप्त कर दिया, छूट दी गई। उसमें निरंतर जो है वो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पर जो है वो समाप्त कर दिया था जिस टाइम पे अकाल पड़ा था। तकावी ऋण को समाप्त कर दिया। इसके अलावा बात करते हैं और क्या देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा यहाँ पर फसल चक्र से खेती करवाई। तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फसल चक्र से खेती करवाई। और ये फसल चक्र से करवाने वाला खेती प्रथम शासक था। क्या था? प्रथम शासक। तो फसल चक्र से खेती करवाई और हेल्प के लिए यहाँ पर जो है वो दीवान ए कोही जो है वो विभाग की स्थापना की इन्होंने। तकावी ऋण यहाँ पर समाप्त किया, ये हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर पहला क्या हुई, ये योजना असफल हो गई। और पहली योजना असफल होने के बाद में बात करते हैं सेकंड। बात करते हैं अब असफल योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो सेकंड योजना बात करते हैं हम। सेकंड योजना क्या देखने को मिलती है? सेकंड योजना, सेकंड जो है वो कार्य था इनका राजधानी परिवर्तन। क्या था? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। बात करें राजधानी परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी, आप ये याद रखिएगा, देवगिरी। देवगिरी का नाम बदला, नाम बदलकर क्या नाम किया इसका? दौलताबाद। क्या किया? दौलताबाद। तो राजधानी किसको बनाया? दौलताबाद को या देवगिरी को? दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इनमें क्या हुआ। देखिए इसमें क्या था, राजधानी परिवर्तन। आप सोच रहे होंगे राजधानी परिवर्तन किया तो नॉर्मली यहाँ पर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असफल कैसे हो गई ये योजना इनकी? असफल क्यों हो गई? तो योजना का जो है वो प्रमुख कारण अगर बात करते हैं तो प्रमुख कारण, चलिए बात करते हैं कि इनका कारण क्या था कि दिल्ली से इन्होंने देवगिरी को यहाँ पर राजधानी बनाई। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख कारण। किसका बात कर रहे हैं हम? राजधानी परिवर्तन के प्रमुख कारण की बात कर रहे हैं। तो पहला कारण हमें देखने को मिलता है कि देवगिरी केंद्र बिंदु होने की वजह से। केंद्र बिंदु यहाँ पर लिख दीजिएगा में, केंद्र बिंदु में होने की वजह से। पहला कारण ये देखने को मिलता है। दूसरा कारण ये देखने को मिलता है
कि जो है वो इनको गालियां भरी जो है वो इनको पत्र यहाँ पर दिल्ली में भेजे जा रहे थे उनकी वहाँ की प्रजा के द्वारा, इस वजह से। तो क्या है, गालियां भरी पत्र आने व उनका पता लगाने के कारण। तो ये इनका जो है वो दो प्रमुख यहाँ पर वजह देखने को मिलती है। ज़्यादातर आपको ये इम्पोर्टेंट है कि देवगिरी केंद्र बिंदु में होने की वजह से, इसी वजह से क्या है कि जो है वो दिल्ली से ना यहाँ पर केंद्र बिंदु में ना होकर देवगिरी केंद्र बिंदु में थी, और संपूर्ण भारत, संपूर्ण साम्राज्य पर जो है वो केंद्र में से यहाँ पर निगरानी रखने की वजह से देवगिरी को यहाँ पर बनाया था। इसके साथ साथ में सेकंड क्या थी, गालियां भरी पत्र। अब आप सोच रहे हो कि गालियां भरी क्या है, बात क्या है, तो इनको क्या है, देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्या करते हैं, शासन गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी पर बैठने के साथ में ही इनको क्या होता है कि वहाँ पर सभी जनता जो है वो नाराज़गी यहाँ पर जो है वो होती है। गद्दी पर शासन राज्याभिषेक करने के साथ में सभी शासक यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, इनके शासक ने प्रजा जनता क्या है, और सभी महत्वपूर्ण जो पद यहाँ पर संभाल रखे थे वो भी इनसे नाराज़ होते हैं। तो इस वजह से इनको जो है वो अंदरूनी तौर पर इनका विरोध करते थे और इनको गालियां भरे पत्र यहाँ पर जो है वो पहुंचाते थे इनको। जैसे कि अगर बात करें, गालियां भरी बद्दी बद्दी गालियां भरी पत्र भेज देते, धमकी भरे पत्र भेज देते थे, बाहर निकल, मतलब ऐसे कुछ आ जाता था कि बाहर निकल, मैं तेरी हत्या कर दूंगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है वो पत्र इनको मिलते थे। बट जो है वो बिना नाम के आते थे, बिना कैसे पता नहीं चलता था, और इनको भी भय था कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो जान से यहाँ पर हाथ धोना ना बैठ जाए। तो इस वजह से इनको भी डर था, और उनका पता लगाने की वजह से यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, ये देवगिरी में यहाँ पर जो है वो जाके वहाँ पर अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि देवगिरी में जाके जो है वो दिल्ली में जितने भी यहाँ पर अपने को जो गाली भरे पत्र यहाँ पर भेजते थे उनका पता लगाएंगे और उनको जो है वो दंड देंगे। लेकिन क्या होता है कि देवगिरी को यहाँ पर जो है वो राजधानी बनाने के साथ में ही इन्होंने जो है वो देवगिरी को बनाने से पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि हम देवगिरी चलने वाले के बारे में, कि देवगिरी कौन कौन चलता है। तो सभी जो है वो दिल्ली छोड़कर देवगिरी निकल जाते हैं, और दिल्ली में केवल यहाँ पर एक बूढ़ा, एक लूला और एक लंगड़ा यहाँ पर जो है वो देखने को, मतलब वृद्ध यहाँ पर व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं, और पूरी दिल्ली यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो जब शासक देवगिरी पहुँचता है उसके बाद में देखता है दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली में यहाँ पर एक बूढ़ा, एक महिला और पुरुष, और उसके साथ में एक यहाँ पर जो है वो अपंग यहाँ पर जो है व्यक्ति दिखते हैं, और पूरी दिल्ली यहाँ पर जो है वो खाली हो जाती है। तो इस वजह से जो इनका सोच रहे थे, जो प्लानिंग यहाँ पर कर रहे थे कि मैं यहाँ पर जो है वो उनका पता लगाऊंगा और उनको दंड दूंगा, तो वो यहाँ पर जो है वो योजना समाप्त हो गई, और किसी भी कारणवश कोई भी काम नहीं आया वो देवगिरी में जो है वो राजधानी स्थानांतरण करने का कोई कार्य यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिला। तो इस वजह से जो है वो राजधानी जो है वो परिवर्तन इनके लिए जो है वो असफल हो गई। बात करें आगे, बात इनकी यहाँ पर ये आती है। अब यहाँ पर तीसरी हमें क्या देखने को मिलती है, तीसरी इनकी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो इनके द्वारा क्या किया गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चलिए बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है वो कौन सी, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन की बात करें तो राजधानी परिवर्तन जो है वो हमें कब देखने को मिलता है, 1326 ईस्वी में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1326 में यहाँ पर जो है वो राजधानी परिवर्तन करते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1328। कब देखने को मिलता है सांकेतिक मुद्रा का, 1328। तो यहाँ पर देखिए 28 ना होकर 29 है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या चलाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या चलाया आप यहाँ पर मान सकते हो। ये क्यों अभी जो है वो असफल हुई, ये योजना क्यों असफल हुई, बात करें तो इनके द्वारा क्या किया गया था, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा अब क्या होती है, आपके मन में चल रहा होगा सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा होती है जैसे कि वर्तमान में आप नोट देखते हो, नोट 1000 का नोट, 2000 का नोट आप देखते हो, वर्तमान में 2000 का नोट आप देखते हो,
वो अगर हम नोट या जो छपा हुआ है उसके अलावा अगर उसे चलाए तो वो 5 रुपये का 10 रुपये का हमें देखने को मिलता है। अगर 2000 का नोट है तो उसकी कॉस्ट अगर देखी जाए तो 5 से 10 रुपये का अगर बिकेगा वो, मतलब रद्दी में 5-10 रुपये का भी नहीं बिकेगा, केवल जो है वो 1 रुपये का बिकने वाला है। बट उस पर जो है वो एक नोट यहाँ पर बना दिया 2000 का, तो उसका मूल्य हो गया कितना, 2000 रुपये। 2000 का नोट है तो 2000 हो गए। तो सांकेतिक मूल्य यहाँ पर यही होता है कि वो वस्तु उतने की नहीं होती है, अदरवाइज उस पर किसी छाप या फिर जो है उसको एक चलाया नहीं जाता, मूल्य के तौर पर उसे ना चलाए तो वो वस्तु वैसे नहीं बिकने वाली उतने की। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी का एक टका चलाया था आपने, जैसे कि देखा होगा यहाँ पर चल रहा था चांदी का टका, क्या, चांदी का टके के स्थान पर तांबे के टके का प्रारंभ। तो ये हो गई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, प्रारंभ करना। देखिए चांदी का टका था, चांदी का था तो वो चांदी के ही मोल था, उसमें चांदी का था। जैसे कि मान लीजिए एक लोकल हम बनवा के लेके आते हैं चांदी का जो है वो 1000 रुपये का अगर सिक्का बनवा के लेके आते हैं तो हम 1000 रुपये भले से उसमें सिक्का मिट जाए, चिन्ह मिट जाए, लेकिन हम उसको बेच देंगे, यानी क्योंकि चांदी का है वो चांदी के बराबर बिक जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो था। बट क्या किया इन्होंने, चांदी का जो है वो कम चांदी जो है वो समाप्त हो गई थी और समाप्त होने की कगार में थी। इस वजह से क्या किया इन्होंने, जो चांदी का टका था उसके स्थान पर तांबे के टके का प्रचलन कर दिया। और जो है तांबे के जो टका था, क्या था, यहाँ पर चांदी का, यहाँ पर सॉरी तांबे का, चांदी का जो टका था तांबे का जो टका बनाया, वो टका चांदी के टके के बराबर यहाँ पर समतुल्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जितना चांदी का टका की मूल्य होता था उतना ही यहाँ पर क्या कर दिया, तांबे के टके का मूल्य कर दिया। यानी मान लीजिए तांबे का टका यहाँ पर 2000 रुपये का बना दिया और जहाँ पर चांदी यहाँ पर जो है वो 2000 रुपये का टका बनाया तो 2000 रुपये का ही बिक रहा था वो, लेकिन क्या कर दिया, तांबे के जो टका बनाया उसको 2000 रुपये का कर दिया। यानी वो उसका मूल्य नहीं था बट उसे जो है वो 2000 रुपये का हो गया वो। तो क्या कर दिया, इसके समतुल्य कर दिया। चांदी के टके के मूल्य के समतुल्य कर दिया गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो चांदी का जो टका था उसके बराबर जो है वो तांबे के टके का मूल्य कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो तांबे के यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर तांबा यहाँ पर हर घर में देखा जाता है, तो इसी वजह से इसका कॉपी बनने लगा। वो तांबे के टके बना के कॉपी यहाँ पर जो है वो बना के, है ना, सिक्के, और जो है वो चांदी का जो मूल्य होता था वो पैसे उन जो है वो लेने लग गए। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो डुप्लीकेट यहाँ पर जो है वो टके यहाँ पर बना दिए गए। चांदी के देखिए क्या थे, यहाँ पर तांबे के क्या बनाए जाते थे, अगर बात करें तो तांबे के क्या बनाए जाते थे, जीतल, और चांदी के क्या बनाए जाते थे, टका। तो ये बनाए जाते थे। बट जो है वो तांबे के बनाने लग गए तो तांबे के क्या किया, सभी घरों में यहाँ पर तांबे के टके बनाने लगे, डुप्लीकेट टके। और उसमें क्या है, वो जाके जो है वो शासक से जाके क्या करते थे, वो चांदी के टके का मूल्य यहाँ पर जो है वो प्राप्त कर लेते थे। तो तांबा यहाँ पर जो है वो सभी घरों में मिल जाता था और यहाँ पर माना जाता है कि इतने सारे यहाँ पर जो है वो गोदाम भर लिए गए, तांबे के सिक्के यहाँ पर जो है वो बना लिए गए और उन सिक्कों को जो है वो बाजार में दिया गया। तो जितना शासक ने इतना मतलब जितना चलाया था उसका कई गुना यहाँ पर जो है वो सिक्के छप गए, डुप्लीकेट सिक्के हो गए और जो है वो अन्य और सिक्के यहाँ पर जो है वो देखने को मिले, ओरिजिनल सिक्कों में मिल गए और डुप्लीकेट सिक्के। तो फिर शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया, उन सिक्कों को वापस लिया गया
बताया जाता है कि उन्होंने जो है वो ओरिजिनल सिक्कों के बदले ही उनको जो है वो मूल्य यहाँ पर दिया चांदी के सिक्के, यानी जो तांबे के जो सिक्के थे उसके बदले जो है वो चांदी का जो मूल्य था वो यहाँ पर दिया, और डुप्लीकेट सिक्कों को भी ले लिया गया लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया उसके बदले। और देखा तो काफ़ी सारा यहाँ पर जो है वो भंडार हो गया था। माना जाता है कि सभी घरों में यहाँ पर जो है वो डुप्लीकेट बनाए गए थे। तो बहुतायत से यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिला। तो इनका जो है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाना वो भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं असफल हो गया, और ऐसा हुआ कि जो है वो डुप्लीकेट सिक्कों की वजह से इनकी पूरा प्रशासन और इनकी जो बचत थी, जो राजकोष था, वो भी समाप्त हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिला। आगे बात करते हैं हम तीसरा, ये किसका था, ये तीसरा हमारा जो है वो ये था असफल योजना। इनकी बात करते हैं हम चौथा और पांचवा। 5 यहाँ पर योजनाएं चलाई थी, 5 कार्य किए थे इन्होंने। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा अगर बात करते तो ऐसा करने वाला प्रथम शासक था, प्रथम शासक। तो ऐसा करने वाला प्रथम शासक कौन था सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला? मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं अब इनके जो अभियान किए गए, इनके द्वारा जो है वो अभियान किया गया। अभियान कौन कौन सा देखने को मिलता है, बात करें कि कौन सा? चौथा, यहाँ पर जो है वो कराचीन का अभियान, कराचीन का अभियान किया गया। और कराचीन के अभियान में क्या सोचा इन्होंने, ये भी इनका जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है वो शासक था, इसलिए काफ़ी बुद्धि लगाकर ऐसा करने वाला शासक जो है वो क्या था, ये प्रथम शासक, जिसने यहाँ पर जो है वो प्रथम शासक, जिसने कराचीन में यहाँ पर जो है वो अभियान करने वाला जो है वो क्या था, प्रथम शासक। कराचीन में क्यों अगर बात करें तो कराचीन में चीनियों को यहाँ पर भगाने के लिए, क्या चीनियों पर अधिकार करने का उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य था कि चीनियों पर जो है वो अधिकार यहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाए। बट अगर बात करें क्यों असफल हो गया, तो इन्होंने जो है वो चीनियों पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर जो है वो कार्य किया, ये योजना चलाई, और इनके द्वारा चीनियों के वहाँ पर जो है वो आक्रमण करने के लिए, क्यों आक्रमण करने के लिए गए। और जो है वो वहाँ पर क्या हुआ कि जो है वो बर्फबारी, एक तो क्या हुई बर्फबारी, और उसके लिए जो है वो ये क्या सुदृढ़ नहीं थे, तैयार नहीं थे, वहाँ पर बर्फबारी यहाँ पर हुई। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्लेग, क्या प्लेग, बर्फबारी और प्लेग में क्या है, इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कहा यहाँ पर जो है वो अभियान असफल हो जाता है। वहाँ पर जाते हैं, बर्फबारी को झेल नहीं पाते और प्लेग यहाँ पर जो है वो हो जाते हैं, और प्लेग हो जाने के कारण यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि वापस जो है वो लगभग यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा यहाँ पर सैनिक यहाँ पर वापस आए थे, और सभी क्या है बर्फबारी और प्लेग में वहाँ पर मारे गए, बिना आक्रमण किए, बिना कुछ किए ही वहाँ पर पहले ही मारे गए। तो इस वजह से जो है वो क्या हुआ, कराचीन का अभियान जो है वो कब हुआ देखने को मिला। अगर बात करते हैं समय की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 1330, कब 1330 ईस्वी में, कौन सा, कराचीन का। तो बर्फबारी और प्लेग के कारण यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर जो है वो अभियान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। आगे और हमें क्या देखने को मिलता है अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, अभियान क्या हो जाता है, असफल। ये सभी असफल की बात कर रहे हैं हम। बर्फबारी और प्लेग में मारे जाते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया। आगे बात करें हम मोस्टली चलते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है,
अभियान बात करें, कौन सा अभियान है, लास्ट वाला अभियान हमें जो है वो देखने को मिलता है खुरासान का अभियान। समय की बात करते हैं तो समय हमें देखने को मिलता है 1331 ईस्वी। समय के बारे में बात की। खुरासान का अभियान असफल क्यों हुआ, तो ये चाहते थे मध्य एशिया, ये क्या चाहते थे कि मध्य एशिया पर जो है वो ये यहाँ पर आक्रमण करें, और ऐसा करने वाला ये क्या थे, प्रथम शासक। ये क्या थे, प्रथम शासक मध्य एशिया पर। देखिए क्या होता है, अक्सर मध्य एशिया भारत पर आक्रमण करता था और अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, बट ये ऐसा शासक था जो यहाँ पर मध्य एशिया पर जो है वो क्या करता था, मध्य एशिया पर जो है वो आक्रमण करने की सोची। तो मध्य एशिया पर जो है वो आक्रमण करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर 2.80 लाख सेना यहाँ पर तैयार कर ली। 2.80 लाख सेना तैयार की। कितनी, 2.80 लाख यहाँ पर सेना यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा तैयार कर ली जाती है। और तैयार करने के बाद में अगर बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर इनको पूर्व में ही वेतन दे दिया गया। तो देखिए पूर्व में वेतन, अब ये क्या है, तो इनको क्या हुआ, तैयार करने के कारण इनको जो है वो क्या किया, इनको पहले ही कह दिया गया कि आपको मैं वेतन दे रहा हूँ, पहले से ही एक्स्ट्रा वेतन दे दिया जाता है इनको अगले कुछ दिनों के लिए। तो इनको पूर्व में ही जो है वो पूर्व में ही वेतन दे दिया गया, और वेतन देने के बाद में इनका कुछ टाइम बाद में देखा गया कि मध्य एशिया में यहाँ पर शासन स्थापित हो गया। क्या, मध्य एशिया में शासन स्थापित हो गया। और इस वजह से जो है वो ये क्या हुआ कि जो है वो यहाँ पर जो है वो अभियान कैंसल करना पड़ा। तो क्या हुआ कि मध्य एशिया में इसके चलते ही क्या हुआ कि शासन स्थापित हो गया। इस वजह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा, ये अभियान कैंसिल करना पड़ा। और कैंसिल करने पर अब सोचा होगा कि एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो धन दे दिया गया था, एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो उनको पैसे दे दिए गए थे, वेतन दे दिया गया था। तो शासक जो है वो और निर्धन हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा में वेतन दे दिया गया, काफ़ी सेना यहाँ पर जो है वो तैयार की गई इनके द्वारा, तो उनको एक्स्ट्रा में वेतन देना इनको बहुत ही भारी पड़ गया। और ये भी क्या हुआ, अभियान क्या हो गया, असफल हो गया इनका। तो ये भी इनका अभियान असफल हो गया। तो खुरासान का अभियान के बारे में हमने बात की है। खुरासान का अभियान भी जो है वो इनका जो है वो असफल यहाँ पर जो है वो हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके दौरान यहाँ पर जो है वो दो यहाँ पर स्वतंत्र राज्य यहाँ पर जो है वो स्थापित हो जाते हैं। बात करें, देखिए ये इनकी असफल योजनाओं के बारे में बात हो गई है। अब चुनिंदा कुछ बातें और करते हैं, उसके बाद में हम क्लास को ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबी यहाँ पर क्लास हो चुकी है। बात करें इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो बात करें तो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है कि दो यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, दो राज्य यहाँ पर है। इनके शासन काल में दो स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया। बात करें दो कौन कौन से, तो एक हमें देखने को मिलता है, कौन सा बात करें, एक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है विजयनगर। पहला कौन सा देखने को मिलता है, विजयनगर। दूसरा हमें देखने को मिलता है
बहमनी, बहमनी। विजयनगर राज्य या साम्राज्य आप बोल सकते हो। इनके बारे में बात करें तो विजयनगर की बात करें तो विजयनगर यहाँ पर जो है वो हिंदू संस्कृति का प्रांत या क्षेत्र बोल सकते हैं, इसको क्षेत्र था। और ये कौन था? बहमनी साम्राज्य की बात करें तो ये क्या देखने को मिला? मुस्लिम संस्कृति का क्षेत्र। तो ये क्या हुआ? स्वतंत्र हो गए, ये दोनों ही स्वतंत्र हो गए। तो इनके शासनकाल में जो है वो ये भी स्वतंत्र हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इनके बारे में और क्या देखने को मिलता है। तो दो राज्य यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि इनकी मृत्यु यहाँ पर जो है वो हो जाती है। मृत्यु कब देखने को मिलती है? मृत्यु यहाँ पर जो है वो इनकी यहाँ पर देखने को मिलती है 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है उस समय यहाँ पर जो है वो कौन बोलता है? बदायूनी का एक कथन था, बदायूनी का कथन। बदायूनी कहते हैं इनको कि यहाँ पर जो है वो राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति यहाँ पर जो है वो मिल गई। तो बदायूनी का क्या कथन था? अंततः राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये कथन किसने कहा? बदायूनी ने। क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट यहाँ पर जो है वो आप लगा लीजिएगा, मोस्ट यहाँ पर लगा लीजिएगा कि बदायूनी का कथन क्या था? अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये कथन कौन कहा, किसने कहा? बदायूनी ने। तो इनकी मृत्यु पर कहा था कौन? बदायूनी का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर जो है वो स्टार लगा लीजिएगा। और इसी के बाद में यहाँ पर जो है वो इनका चचेरा भाई, कौन? चचेरा भाई। इनका चचेरा भाई देखने को मिलता है कौन? इनका चचेरा भाई। चचेरा भाई की कौन बात करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। और वो शासन करते हैं कब तक? शासन करते हैं फिर 1351 से 88 ईस्वी। तो 1351 से 88 यहाँ पर कौन करते हैं? यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। तो इनके बाद में इनका चचेरा भाई होते हैं, वो यहाँ पर शासन करते हैं। तो फिलहाल जो है वो सारा यहाँ पर जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और क्लास कैसी लग रही है वो सभी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।